नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, लिहाजा पर्यावरण से छेड़छाड़ रोकना अब जरूरी हो गया है और इसी से दुनिया में पर्यावरण क्रांति लाने की कोशिश की जा रही है। पेरिस में 21वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का समापन भी कुछ कड़े कदमों के साथ हुआ। दुनिया के 195 देशों ने कुछ अहम बिंदुओं पर आपसी सहमति तो बनाई है, लेकिन अब भी कई चुनौतियां हैं। आज विशेष में इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश। तेरह दिनों की चर्चा के बाद 21वां पेरिस जलवायु सम्मेलन संपन्न हो गया। सम्मेलन में 195 देशों ने हिस्सा लिया और आपसी सहमति से नए नियमों के तहत हुए समझौते को स्वीकार किया है। भारत ने भी इस समझौते को स्वीकार किया है, लेकिन समझौते पर कुछ आपत्तियां जताते हुए भारत ने विकसित देशों को और काम करने का सुझाव दिया। पेरिस में 21वें जलवायु सम्मेलन में आपसी सहमति बनने पर कुछ इस तरह से खुशी जाहिर की गई। सभी 195 देशों ने साथ मिलकर ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन समझौते को स्वीकार किया। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फैबियस ने मसौदा पेश किया और सभी को मसौदे को मंजूरी देने के लिए आमंत्रित किया। J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. इस मसौदे में वैश्विक तापमान में वृद्धि दर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का प्रस्ताव है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने करार के लिए भारत को राजी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। अंतिम मसौदे को न्यायोचित, स्थिर और कानूनन बाध्यकारी बताया जा रहा है। भारत ने मसौदे को स्वीकार तो किया, लेकिन कुछ आपत्तियां भी जताई हैं। While give and take is a normal in negotiations, we are of the opinion that the agreement could have been more ambitious. We share the concerns of several friends that agreement does not put us on the path to prevent temperature rise below 2 degrees and that actions of developed countries are far below their historical responsibilities and fair share. पेरिस में 21वां जलवायु सम्मेलन 30 नवंबर को शुरू हुआ था। पहले इसे 12 दिन का रखा गया था, लेकिन बाद में सम्मेलन के लिए एक दिन का वक्त और बढ़ा दिया गया। आखिर में 13 दिन की चर्चा के बाद 12 दिसंबर को सम्मेलन संपन्न हुआ। करार में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में संतुलन बनाने की बात है। समझौता साल 2020 से लागू होगा और हर 5 साल में प्रगति की समीक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और 21वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में स्वीकार मसौदे में कई ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो आने वाले वक्त में दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की ताकत देंगे। हालांकि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी विकसित देशों की ही बनती है, जो 2020 से विकासशील देशों को आर्थिक मदद देंगे। तेजी से पिघलते ग्लेशियर और तेजी से बढ़ता दुनिया का तापमान, वैश्विक स्तर पर ये किसी चुनौती से कम नहीं। पेरिस में 21वां जलवायु शिखर सम्मेलन इस चुनौती की जीती जागती मिसाल है। दुनिया के 195 देशों ने सम्मेलन में आपसी सहमति से एक मसौदा स्वीकार किया है। इसमें 2020 में समझौता लागू होने के पहले सभी देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य की समीक्षा करेंगे, ताकि भविष्य के लिए कठोर लक्ष्य तय किए जाए। ग्रीन हाउस गैसों और उनके स्रोत के बीच 2020 तक संतुलन बनाया जाएगा। 2025 तक कार्बन उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि कुछ देशों ने कहा है कि 2030 तक उनकी कार्बन उत्सर्जन की सीमा उच्चतम स्तर पर पहुंचेगी।
2023 से हर 5 साल के अंतराल पर कार्बन उत्सर्जन में कटौती के प्रभावों की समीक्षा की जाएगी और फिर उसके अनुसार बदलाव किए जाएंगे। विकसित देश 2020 से हर साल विकासशील देशों को $100 अरब की सालाना मदद देंगे। 2025 में इसकी समीक्षा की जाएगी। इस ऐतिहासिक समझौते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु न्याय की जीत बताया। प्रधानमंत्री ने चुनौतियों से उबरकर समझौते तक पहुंचने में सभी देशों के योगदान की सराहना की। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, पेरिस में समझौते के परिणाम स्वरूप ना कोई हारा और ना कोई जीता। जलवायु न्याय की जीत हुई और हम सब हरित भविष्य की दिशा में काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने दूसरे ट्वीट में कहा कि जलवायु परिवर्तन एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन पेरिस समझौता ये प्रदर्शित करता है कि कैसे प्रत्येक देश इस चुनौती से निपटने में एकजुट हुए और समाधान की दिशा में आगे बढ़े। वहीं इस समझौते पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा कि सभी देशों की कोशिशों से इस समझौते पर पहुंचा जा सका है। We can look into the eyes of our children, our grandchildren, and we can finally tell them that we have joined hands to bequeath a more habitable world to them and to future generations. अमेरिका ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि ये शुरुआती लक्ष्य है और इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। All the initial targets set in Paris are met. We'll only be part of the way there when it comes to reducing carbon from the atmosphere. So we cannot be complacent because of today's agreement. The problem's not solved because of this accord. वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस समझौते को क्रांति करार दिया। उन्होंने कहा कि फ्रांस में कई क्रांतियां हुई हैं, लेकिन ये एक सुंदर क्रांति है। Mais aujourd'hui, c'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie, la révolution pour le changement climatique. Merci. Vive les Nations Unies, vive la planète et vive la France. इस समझौते में साझा लेकिन विविध जिम्मेदारी के सिद्धांत को जगह दी गई है, जिसकी भारत लंबे अरसे से मांग करता रहा है, जबकि अमेरिका और दूसरे विकसित देश इस प्रावधान को कमजोर करना चाहते थे। इस मसौदे की बड़ी बात यह है कि पहली बार समझौते में कार्बन उत्सर्जन में कटौती पर सभी देशों में सहमति बनी है। मसौदे पर हस्ताक्षर अगले साल 22 अप्रैल को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया के तमाम देश बीते 2 दशकों से ज्यादा वक्त से पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे थे। भले ही दुनिया के कई देश इसे एक आदर्श समझौता न मान रहे हों, लेकिन फिर भी चीन समेत सभी देशों ने इस पर अमल पर प्रतिबद्धता जताई है। भारत भी इसे जीत हार से परे बताकर इसे पर्यावरण के लिए अहम बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस समझौते से भारत को वाकई में कोई फायदा हुआ है? जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। साल 1995 में बर्लिन में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जब पहली बैठक यानी COP1 हुई तो दुनिया का जोर पर्यावरण का दम घुटने से बचाने पर था। भारत समेत दुनिया के कई देश तब से ही इस कवायद में किसी एक और सर्वमान्य नतीजे की खोज में थे। COP की अब तक 21 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन पर्यावरण का मुद्दा विकसित बनाम विकासशील देशों की खींचतान में हिचकोले खाता रहा। लेकिन पेरिस समझौते ने दुनिया के 195 देशों को एक साथ लाने में कामयाबी हासिल की। हालांकि भारत समेत दुनिया के विकासशील देशों के नजरिए से अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या पेरिस समझौता भारत के लिए वो सब कुछ लेकर आया है जिसकी उसे दरकार थी? महीन आंखों से देखने पर समझौते में भारत के लिए कुछ मिली जुली बातें हैं। पेरिस एग्रीमेंट में सबसे बड़ा जो हुआ है सक्सेस मेरे हिसाब से वो है कि हर एक देश ने कुछ ना कुछ कहा है कि ये करेंगे। अगर हम बॉन्ड टेक्स्ट को देखें जो कुछ हफ्ते पहले बॉन्ड में आया था पहला टेक्स्ट, अगर उसको कंपेयर करें फाइनल टेक्स्ट से तो भारत ने बहुत अच्छी लीडरशिप पोजीशन ली है जो पूरे प्रोसेस के अंतर्गत। और बॉन्ड टेक्स्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो विकसित देशों ने इंट्रोड्यूस कर दी थी। भारत जैसे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटाने की कोशिश की जा रही थी, जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप्ड कंट्रीज़ की उसको हटाने की कोशिश की जा रही थी। बट भारत ने
पूरे बॉर्न से लेकर अभी तक बहुत ही अच्छी लीडरशिप पोजीशन को जो वो किया है, दिखाया है, दर्शाया है। सबसे पहले भारत के लिए पेरिस समझौते के फायदों की बात करें तो इसमें भारत को कई बड़ी कामयाबी मिली हैं। भारत कुछ शब्दों को समझौते में लागू करना चाहता था जिन्हें सर्वसम्मति से मान लिया गया। इन शब्दों में इक्विटी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, मदर अर्थ और सबसे अहम जलवायु न्याय यानी क्लाइमेट जस्टिस जैसी बातें हैं। इसके अलावा पेरिस समझौते के तहत विकासशील देश अपने हिसाब से कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे। साथ ही क्लाइमेट फंड में पैसा देना भारत के लिए अनिवार्य नहीं होगा। विकसित देश हैं, उनको भी कहा गया है कि आप ये शायद कर सकते हैं, आपको करना ही है, ये ऐसा नहीं लिखा गया है। तो उसमें एक प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो हमें इसका निगरानी रखना पड़ेगा कि अमेरिका हो, यूरोप हो, जापान हो, चीन भी हो, ये अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। वो जो अभी फॉसिल वाला मार्केट, फॉसिल ओरिएंटेड मार्केट है, वो एक क्लीन एनर्जी ओरिएंटेड मार्केट में कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग इंटरवेंशंस के थ्रू, सरकारी नीतियों के थ्रू, वो एक चैलेंज है। वहीं दूसरी ओर कुछ बातें जिन्होंने भारत को निराश किया है उन्हें जानना भी जरूरी है। भारत की मांग थी कि कार्बन उत्सर्जन के लिए देशों की अलग अलग जवाबदेही तय हो, जो नहीं मानी गई। समझौते के तहत कार्बन उत्सर्जन की समीक्षा हर 5 साल में होगी, जबकि भारत ने 10 साल की मांग रखी थी। इसके अलावा भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी कोयले पर आधारित ऊर्जा के लिए भारत में निवेश कम होने की आशंका बन गई है। इसके अलावा क्लाइमेट फंडिंग को लेकर परिभाषा साफ नहीं हो पाई। जानकारों का यह भी मानना है कि समझौते के तहत लॉस एंड डैमेज क्लॉज में विकसित देश पैसा देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समझौते को अपूर्ण बताया हो, लेकिन जानकारों को एक तबका इस समझौते को मेड इन अमेरिका मान रहा है। ऐतिहासिक जिम्मेदारी की संज्ञा को समझौते से हटाने को अमेरिकी दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही यह समझौता 2021 से प्रभावी होगा, लेकिन उससे पहले के सालों तक विकासशील देशों की चिंताओं को समझौते में जगह नहीं दी गई है। एक आशंका अमेरिकी संसद के रुख को लेकर भी है, क्योंकि बराक ओबामा को यह समझौता अमेरिकी संसद से पास कराना जरूरी होगा। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि अमेरिकी संसद में खींचतान के चलते अमेरिका ऐसे समझौते से खुद को पीछे भी कर सकता है। कुल मिलाकर आने वाले 4-5 साल इस समझौते की अहमियत के लिए काफी जरूरी होंगे। विपिन चौहान के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। दशकों से विकसित और विकासशील देश कार्बन उत्सर्जन का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते रहे हैं। दोनों के बीच कार्बन कटौती पर टालमटोल वाला रवैया भी रहा है। जानकार मानते हैं कि कार्बन उत्सर्जन में विकासशील देशों की तुलना में विकसित मुल्कों की ज्यादा हिस्सेदारी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जब दुनिया के तमाम देश पर्यावरण और धरती को बचाने के लिए मंथन कर रहे थे, उसी वक्त चीन की राजधानी बीजिंग की एक खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बीजिंग ने हवा में घुलते जहर के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने स्कूलों को बंद करने, विशेष वाहनों और फैक्ट्रियों पर कुछ दिनों के लिए पाबंदी तक लगा दी। निर्माण के सारे काम रोक दिए गए। दुनिया के किसी भी मुल्क में प्रदूषण को लेकर ये इकलौता रेड अलर्ट था। But for the first time ever, they've closed down all or most all of the schools in the city here, including Beiji Dafu. And what I've been told is that some students can come if they want to, or they can stay home if they want to. 感觉挺恐怖的，就估计反正污染够严重吧。 हैरानी तब और भी ज्यादा बढ़ी जब दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में उसी समय दिल्ली का नाम आया। विकसित और विकासशील देशों के बीच कार्बन उत्सर्जन को लेकर जारी मंथन के बीच दोनों शहरों ने बहस को एक नया मोड़ दे दिया। 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुनिया में सबसे ज्यादा 28% कार्बन उत्सर्जन करता है। उसके बाद अमेरिका 16, यूरोपीय संघ देश 10 और भारत 6% कार्बन उत्सर्जन करता है, जबकि रूस 6, जापान 4 और बाकी देश 30% कार्बन उत्सर्जन करते हैं। अगर अमेरिका ने अपने प्रॉमिसेस को नहीं फुलफिल किया, या यूरोप ने नहीं किया, या चीन ने नहीं किया, तो फिर हम कुछ भी कर लें वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला,
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन होता है हिस्टोरिकल और फ्यूचर ये इन्हीं देशों से होता है। विकसित और विकासशील देशों की कसौटी पर इन आंकड़ों को कसकर देखें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। वो ये कि चीन करीब करीब विकसित होने की कगार पर है। यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, जबकि अमेरिका दुनिया के सबसे विकसित देशों में शुमार होता है, जबकि इसकी आबादी चीन और भारत की तुलना में बेहद कम है। वहीं दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन में यूरोपीय देशों की हिस्सेदारी दहाई में होना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि कार्बन उत्सर्जन के लिए विकसित देश सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। इस पैमाने पर भारत की बात करें तो ये तेजी से विकसित होता देश है, जबकि आबादी के लिहाज से ये दुनिया में दूसरे पायदान पर है। और ज़्यादा जब भी हम कहते हैं उसका भी कोई एक मानक होता है कि किससे और ज़्यादा, तो उसमें हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मानक बनाए तो उसमें डेफिनेटली जो अमेरिका है, जो यूरोपियन यूनियन है, उनको स्पेशली अमेरिका को तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। उनका कोल की खपत जो है कोयले की हमसे अभी भी 4 गुना ज़्यादा है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा 65% हिस्सेदारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उस मात्रा की है जो कारखानों और गाड़ियों से निकलती है। जंगल काटने, खेतों में उपयोग होने वाले रसायनों आदि कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 11% के आसपास है। इसके बाद मीथेन 16, नाइट्रस ऑक्साइड 6 और फ्लोरिनेटेड गैसों का उत्सर्जन 2% है। जानकार मानते हैं कि विकासशील देशों को विकास के लिए उद्योग, निर्माण के काम आदि की ज्यादा जरूरत है। इससे होने वाला उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में ज्यादा हो सकता है। विपिन चौहान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी पर चिंता कोई नई बात नहीं है। बीते दशकों में इसे रोकने की दिशा में कई अहम पहल भी हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समझौते भी हुए, कई शपथ पत्र तैयार हुए और कई बार देशों ने लक्ष्य भी निर्धारित किए। आइए देखते हैं पेरिस से पहले ग्लोबल वार्मिंग पर अंतर्राष्ट्रीय जगत ने क्या क्या कोशिशें की हैं। पेरिस में दुनिया के तमाम देशों ने जलवायु परिवर्तन पर 13 दिनों तक चर्चा की। इस सम्मेलन की तैयारियां कई महीने पहले शुरू हो गई थी और कई देशों ने सम्मेलन से पहले ही कार्बन कटौती के दावे कर दिए थे। हालांकि ये पहला मौका नहीं था। इससे पहले दर्जनों बार इस तरह की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन हम लक्ष्य से काफी दूर खड़े रहे। 1979 में पहला विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ। 1988 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और इसमें कई बिंदुओं पर 172 देशों के बीच साझा सहमति बनी। इस बीच 1994 में 2 साल की मशक्कत के बाद जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन अस्तित्व में आया और 1997 में जापान के क्योटो शहर में बेहद अहम करार हुआ, जिसे हम क्योटो समझौता के नाम से जानते हैं। इसमें ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए, लेकिन लंबी खींचातान के बाद ये 2005 में जाकर प्रभावी हो पाया। 192 देश इसका हिस्सा हैं। क्योटो का पहला चरण 2008 से 2012 तक था और 1 जनवरी 2013 से 2020 तक के लिए दूसरा चरण निर्धारित किया गया, जो इस वक्त चल रहा है। 2009 में कोपेनहेगन में इस दिशा में बेहद अहम करार हुआ, लेकिन कोपेनहेगन करार भी असफल साबित हुआ। 2010 में कानकुन में फिर से कार्बन उत्सर्जन को लेकर समझौता हुआ और 2011 में डरबन में। समझौता दर समझौता होता गया और लक्ष्य से हमारी दूरी बनी रही। न कार्बन उत्सर्जन सुरक्षित स्तर तक कम हुआ और न ही हमारी चिंता। 2012 में जब दोहा बैठक में क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया तो ये बात दोहराई गई कि 2020 तक हम लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी 2 बैठकें हो चुकी हैं और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है कि टलता नहीं। बार बार ये लक्ष्य बनाया गया कि हम तापमान में हो रही वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकेंगे, लेकिन इस वक्त 6 डिग्री का दर जारी है। अगर इस लिहाज से तापमान बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये दुनिया जीने के लायक नहीं रह जाएगी। जितना कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी पहुंच गया है एटमॉस्फेयर में, उसका तो इम्पैक्ट रहेगा ही, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा ही, लेकिन वो और कितना बढ़ेगा, 3 डिग्री बढ़ेगा, 4 डिग्री बढ़ेगा, 4 डिग्री के बाद स्टेबलाइज हो जाएगा कि और बढ़ता रहेगा, वो हमारे ऊपर निर्भर है। हम जो एक्शंस लेंगे आज कल, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा।
असल में विकसित और विकासशील देशों के बीच इस बात को लेकर तकरार आज भी जारी है कि क्या दोनों समान दर से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे। विकासशील देशों का तर्क है कि विकसित देशों ने कल कारखानों से लेकर विकास के तमाम कामों में पहले काफ़ी कार्बन उत्सर्जन किया, लेकिन विकासशील देश जब विकसित होने की दिशा में जा रहे हैं तो विकसित देश उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। तीसरी दुनिया के देशों ने तर्क दिया है कि दोनों तरह के मुल्कों की कार्बन कटौती में फ़र्क होना चाहिए। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। जरा कल्पना कीजिए कि आपको प्यास लगी है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है, गर्मी इतनी कि घर से कहीं जाना भी मुश्किल हो जाए, या बारिश इतनी कि जहां आप रहते हैं वो पूरा इलाका ही डूब जाए। जलवायु परिवर्तन के ये वो बुरे नतीजे हैं जिनसे आज नहीं तो कल हमारा वास्ता पड़ सकता है। बीते कुछ दशकों से जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है, इसलिए इसे जानना बेहद जरूरी है। बेमौसम बारिश, अकाल, ध्रुवों से पिघलती बर्फ, धरती का लगातार बढ़ता तापमान। जलवायु परिवर्तन से जुड़े ये वो खतरे हैं जो अब साफ नजर आने लगे हैं। ये नतीजा है तेज रफ्तार आधुनिकीकरण का। करीब 250 साल पहले औद्योगिक क्रांति का आगाज हुआ। औद्योगिक क्रांति के बूते लोगों की जिंदगी आसान हुई और मानव सभ्यता ने तरक्की की लंबी दूरी तय की। लेकिन यही आधुनिकीकरण आज धरती और पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आमतौर पर मौसम की दशाओं और पैटर्न में आ रहे बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। इसके कारण प्राकृतिक और मानवीय दोनों हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती के तापमान में मामूली इजाफा भी जलवायु चक्र को बदलने के लिए काफी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिंदा रहने के लिए इंसान और पेड़ पौधों को 16 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है, और अगर ये बढ़ जाए तो कई नुकसान भी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पर्यावरण में बदलाव के पीछे ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका है। दरअसल ये वो गैस हैं जो वायुमंडल में प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन बाहर नहीं जा पाती। इनकी कुछ मात्रा वायुमंडल के लिए जरूरी है, लेकिन ये बढ़ जाए तो धरती का तापमान बढ़ने लगता है। इन गैसों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन शामिल हैं। चिंता इस बात की है कि इन गैसों में बढ़ोतरी इंसानी गतिविधियों से हो रही है। इनके उत्सर्जन में विद्युत संयंत्र, कारखाने, गाड़ियां, खेती के उत्पाद, जीवाश्म ईंधन, बायोमास और कचरा अहम हैं। इसके अलावा घरों और दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले फ्रिज और एयर कंडीशनर भी इन गैसों के उत्सर्जन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ग्रीन हाउस गैसें ओजोन परत को भी नष्ट कर देती हैं। दुनिया में हम बाकी सब चीज़ों को इससे मतलब वो सब चीज़ें इससे इंटरलिंक्ड हैं, जैसे कि आतंकवाद, माइग्रेशन का भी क्राइसिस जो भी चल रहा है, ये सब अगर आप सोचें तो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। जैसे कि पानी का लेवल जैसे बढ़ता जा रहा है, जो छोटे द्वीप देश हैं उनके सारे लोगों को अपने देश छोड़ के दूसरे देशों में जाना पड़ेगा। हार्वर्ड, सिंघुआ और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भारत के CEEW ने ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसी तरह कार्बन उत्सर्जन जारी रहा तो गंगा में बाढ़ की आशंका 6 गुना बढ़ जाएगी। इस सदी के अंत तक हर 5 साल में एक बार गंगा के तलहटी इलाके जलमग्न हो जाएंगे। समुद्र तल 1 मीटर बढ़ सकता है, जिससे कलकत्ता के डूबने की आशंका 1000 गुना बढ़ जाएगी। दक्षिण एशिया में सूखे की आशंका 50% बढ़ जाएगी और 2050 तक इस इलाके में 75 करोड़ लोग पीने के पानी के लिए भी तरस जाएंगे। अगर 4 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता रहा तो उत्तर भारत में गर्मी के दिनों में धूप में कोई भी काम पर नहीं जा पाएगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम के एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ जाएंगे, यानी जितनी बारिश 2-3 महीने में होती है उतनी हफ्ते भर में ही हो जाएगी। खाद्य उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जो हैं उसका अनुभव भारत आज भी कर रही है। 450 डिस्ट्रिक्ट यानी तकरीबन 800 मिलियन लोग भारत के जो हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आगे जाके तापमान जो है 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ेगा, और इसका मतलब ये है कि जो 2030 तक कुल नुकसान जो है $1 ट्रिलियन तक भी हो सकता है।
इस वक्त दुनिया का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और सन 2100 तक इसमें 1.5 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके नुकसान का आकलन वैज्ञानिक अभी से करने लगे हैं। नव विक्रम सिंह के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। विशेष में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।